काव्या के पिता नहीं थे। जब काव्या 4 साल की थी तभी एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। काव्या अपनी मां नीतू के साथ रहती थी। नीतू अपनी इकलौती बेटी काव्या को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने लगी थी। नीतू को उस वक्त कई रिश्ते आए थे, लेकिन उसने दोबारा शादी करने से मना कर दिया। आज काव्या 23 साल की हो चुकी है। नीतू के मायके वाले नीतू का सहारा थे। हर छुट्टियों में नीतू काव्या को लेकर अपने मायके जरूर जाती थी। अब सभी को काव्या की शादी की चिंता होने लगी थी। नीतू के भाई भाभी अब काव्या के लिए रिश्ते की बात चलाने को कहते हैं। यह सब देखकर काव्या हमेशा चिढ़ जाती। एक बात बताओ, नानी को, मम्मी को और आपको भी मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों रहती है? मैंने अभी तो एमएससी एविएशन पूरा किया है और अब मैं एविएशन अफसर बनने का एडवांस कोर्स कर रही हूँ। मुझे हर हालत में अपना सपना पूरा करना है और आर्मी ज्वाइन करनी है। ठीक है, तेरी पढ़ाई कौन रोक रहा है? तू जितना चाहती है पढ़ ले, पायलट अफसर भी बन जा। पर एक समय तो आएगा जब तेरा मन किसी को लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा। आर्मी ज्वाइन कर भी लेगी तो शादी तो तेरी हमें ही करनी है। तेरी मामी यह कहना चाह रही है। मामा ने मुस्कुराते हुए काव्या को समझाना चाहा। एयरपोर्ट पर अपनी पर्स से चेकिंग हेतु एयर टिकट निकालते हुए काव्या बोली, मामा, आप मामी की बात छोड़ो। आप तो मिलिट्री में हो। आप बताओ, आप क्या चाहते हो? क्या मैं शादी कर लूँ? अब तू बड़ी हो गई है। हम सबकी एक ही तो लाडली है, इसीलिए हम सब हमेशा तेरे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। कहते हुए मामा ने काव्या को गले से लगा लिया। समय हो रहा था। मामा मामी को बाय करते हुए काव्या ने अपनी मम्मी के साथ एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश किया। लगेज चेक इन के बाद अपनी बोर्डिंग पास लेकर दोनों वेटिंग लाउंज में डिस्प्ले बोर्ड के सामने सीट पर बैठ गए। बैठते ही काव्या बोली, मम्मी, काश हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म भी इतने नीट एंड क्लीन होते। एक दिन वह भी आ जाएगा बेटी। माँ ने बड़ी तसल्ली से कहा। पता नहीं कब आएगा वह दिन। काव्या मन ही मन बुदबुदाई। माँ के साथ चलती हुई काव्या ने एरोप्लेन के भीतर अपनी निर्धारित सीटों के पास पहुंचकर नंबर देखने के बाद माँ को विंडो वाली सीट पर बैठा दिया। वह जानती थी कि 3 सीटों में से विंडो वाली सीट किसी और को अलॉट है और माँ को विंडो सीट ही पसंद है। इसीलिए उसने माँ को विंडो सीट पर बैठा दिया और खुद बीच वाली सीट पर बैठ गई। उसने सोच लिया था कि जो भी तीसरी सीट पर आएगा उससे रिक्वेस्ट कर लेगी कि वह किनारे वाली सीट पर बैठ जाए। तभी स्मार्ट लड़के ने किनारे वाली खाली सीट के पास रुककर पहले तो ऊपर के केबिन में अपना हैंड बैग रखा, फिर एक नज़र सीट नंबर पर डाली और बारी बारी से काव्या और उसकी मम्मी को देखने के बाद अपनी उंगली से काव्या की मम्मी को इंगित करते हुए बुदबुदाया, माँ बेटी। उसकी बुदबुदाहट सुनकर काव्या बोल पड़ी, हाँ, यह मेरी माँ है और मैं इनकी बेटी। तभी नीतू उठने को हुई। तभी काव्या ने उन्हें बैठे रहने का इशारा करके उससे कहा, क्या आप एडजस्ट कर सकते हैं? काव्या की बात पूरी होने से पहले ही वह बोला, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर वह किनारे वाली सीट पर बैठ गया और बीच वाली सीट पर बैठी काव्या से बोला, आई एम ए डॉक्टर अनिमेश। ओ नाइस, आर यू बिलोंग्स टू मुंबई? नहीं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मुंबई के हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। माँ संसार में नहीं, डैडी की तबीयत बिगड़ जाने के कारण एक हफ्ते की छुट्टी कर दिल्ली गया था और तीसरे ही दिन लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि यह लास्ट फ्लाइट है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण आज रात 12 बजे से सारी ट्रेन्स, फ्लाइट्स, इंटरस्टेट बसेज, सबकी गतिविधियाँ बंद हो रही हैं। पूरी कंट्री में आज रात 12 बजे से कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मेरी छुट्टियां भी कोविड-19 की गंभीरता को देखते हुए कैंसिल कर दी गई हैं। काव्या अब तक चुप थी, अचानक पूछ बैठी, न्यूज़ मैं भी सुन रही थी डॉक्टर, पर यह वायरस इतना गंभीर है कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाना और ट्रैवलिंग तथा मूवमेंट रोक देना जरूरी था क्या? हाँ, बीमारी स्प्रेड ना हो इसीलिए स्टेप तो सही है, लेकिन कितना सफल रहेगा यह आने वाला समय ही बताएगा।
फ्लाइट ने ठीक समय पर टेक ऑन किया। आसमान में पहुंचकर एरोप्लेन को एक लेवल पर आने के बाद सीट बेल्ट खोलने की इंस्ट्रक्शन दे दी गई। रिलैक्स होकर बैठने के बाद काव्या ने 2-3 बार मुंह घुमाकर डॉक्टर अनिमेश की तरफ देखा। वह कानों में ईयर प्लग लगाए संगीत सुनने में व्यस्त हो गया था। काव्या सोचने लगी कि हॉस्पिटल में सफ़ेद कोट पहने वह कैसा लगता होगा। उसने पहली बार एक अच्छी हाइट वाले स्मार्ट और यंग डॉक्टर को देखा था। अभी इंटर्नशिप कर रहा है तो शादी तो हुई ही नहीं होगी। हाँ, यह हो सकता है कि अपने साथ पढ़ने वाली किसी लेडी डॉक्टर से उसका अफेयर हो। सच तो यह था कि जीवन में पहली बार काव्या को महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कनों के सुर बदल गए हैं। अगर कभी उसका मन शादी को राजी होगा तो ऐसा ही लड़का वह चाहेगी। वह अपने साथ उसको लेकर पेयर मैचिंग करने लगी। इस उड़ान के साथ साथ वह कल्पना की भी उड़ान भरने लगी। मगर काव्या के विचारों से बेखबर अनिमेश कानों में ईयर प्लग ठूसे आंखें बंद करके संगीत सुनने में व्यस्त था। उसने वहाँ से ध्यान हटाकर दूसरी तरफ लगाना चाहा। नीतू तो चाहे ट्रेन हो या फ्लाइट हमेशा की तरह गति पकड़ते ही नींद में चली जाती है। इसीलिए उन्हें किनारों की विंडो वाली सीट पसंद थी। एक दिन वह भी पायलट सीट पर बैठकर इससे भी तेज गति से फाइटर प्लेन चलाएगी। उसका ध्यान अपनी सहपाठी करण की तरफ चला गया। करण के बुद्धि कौशल की वह कायल थे। अपने मन को पूरे नियंत्रण में रखते हुए वह उससे बातें तो खूब घुल मिल कर करती थी, पर कभी सीमा पार करने की हिम्मत ना कर सके। ऐसा काव्या ने अपना स्वभाव बना रखा था। इसीलिए उसके सहपाठी जो अपना दिल उसे देना तो चाहते थे पर देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। उस दिन करण काव्या के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पगला सा गया। अचानक बोल पड़ा, तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे। उसकी बात को काटते हुए काव्या बोली, मुझे पता है आगे तुम क्या कहने वाले हो, इसीलिए मैं पहले से ही तुम्हें बता दे रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बनी हूँ। यह सुनकर करण जितना काव्या की तरफ खिसका था उतना ही वापस खिसक कर बैठ गया। अचानक काव्या का ध्यान फिर अनिमेश की तरफ चला गया। उसे अपनी ही दुनिया में खोया देखकर इस बार उससे रहा नहीं गया। उसने जानबूझकर अपनी कुहनी से उसकी कुहनी जोर से टकरा दी। काव्या चाहती थी वही हुआ। अनिमेश का ध्यान भंग हुआ। उसने ईयर प्लग कानों से हटाए और फिर काव्या को देखते हुए बोला, एनी प्रॉब्लम? काव्या ने समझ लिया था कि अगर उसने नो कह दिया तो वह फिर कानों में ईयर प्लग लगाकर म्यूज़िक सुनने में व्यस्त हो जाएगा और यह सफ़र भी कोई लंबा नहीं है। इसीलिए वह बोली, हाँ प्रॉब्लम है। कानों में लगे दोनों ईयर प्लग हटाकर अनिमेश बोला, ओ क्या प्रॉब्लम है? मुझे खुशी होगी तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके। यह सुनते ही काव्या को मौका मिल गया। वह अपनी मुस्कान को जितना कातिलाना बना सकती थी उतना बनाती हुई बोली, छोटा सा सफ़र है। बाय, मम्मी तो निंद्रा की गोद में चली गई हैं और आप संगीत सुनने में व्यस्त हो गए हैं। बीच में फंसी बैठी मैं बोर हो रही हूँ। आखिर करूँ तो क्या करूँ? यदि तुम्हें भी संगीत का शौक़ है तो यह लो एक ईयर प्लग, तुम अपने कानों में लगा लो, एक मैं लगा लेता हूँ, दोनों मिलकर संगीत सुनते हैं। अरे संगीत को मैं घर में भी सुनती रहती हूँ। मुझे तो बातें करना अच्छा लगता है और इससे समय भी अच्छा कट जाता है। तो लो, मैं ईयर प्लग जेब में रख देता हूँ, मोबाइल का म्यूज़िक ऑफ कर देता हूँ। बातें करना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बोलो क्या बातें करनी हैं? आप अपने बारे में कुछ बताएं, फिर मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछें। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही, ताकि सफ़र बातों बातों में कट जाए और बोरियत भी ना हो। काव्या की नज़रों की भाषा और भावनाएं समझते हुए अनिमेश मुस्कुराया और बोला, प्यार भरी बातें करना चाह रही हो तो यह तभी संभव है जब मुझे अपनत्व से पुकारो। अपनत्व से मतलब? काव्या ने थोड़ा उसकी तरफ झांकते हुए पूछा। मतलब मुझे आप कहना छोड़कर तुम कहो। जैसे तुम मुझसे पूछ सकती हो कि अनिमेश क्या तुम्हारी शादी हो गई है, तब मैं कहूँगा नहीं, मुझे अभी कोई सुटेबल लड़की नहीं मिली। या मेरा यह भी उत्तर हो सकता है कि
अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है, शादी के बारे में नहीं सोचा है। काव्या को उसकी बातों में रस आना शुरू हो गया था। इसीलिए जब बोलते बोलते अनिमेष ने चुप होकर काव्या के नैनों में अपनी नज़रें समा दी तो प्रेम के रहस्यमयी जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। काव्या के मुंह से निकल पड़ा, डॉक्टर तुम चुप क्यों हो गए? मुझे तुम्हारा बोलना अच्छा लग रहा था। काव्या जो अभी तक तो जो चाह रही थी कि अनिमेष उससे खूब सारी बातें करे, पर जब उसने बातें शुरू करी तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपने मन के उद्गारों को कैसे व्यक्त करे। अपने मन के विचारों की बंद किताब एकदम से कैसे खोलकर कह डाले कि वह उसे चाहने लगी है। यह भी बात ठीक नहीं रहेगी। आजकल मैं एमएससी एविएशन करने के बाद एविएशन का एडवांस कोर्स कर रही हूँ। रही शादी की बात तो इस बारे में बस इतना ही जानती हूँ कि जब भी शादी करूँगी तो तुम्हारी जैसी हाइट वाले लड़के से। मेरे जैसे हाइट वाले लड़के से? इसका अर्थ हुआ कि शादी करोगी मुझसे नहीं। ठीक है, मैं फिर किसी और को ढूंढ लूँगा, कहकर अनिमेष हंसा। उसके इतना कहते ही काव्या की हथेली स्वतः ही उसकी भुजाओं से जा चिपकी और आंखें अपनी कहानी कह बैठी। देखो काव्या, इन दिनों कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर है और डॉक्टर होने के नाते मेरा अभी तो केवल एक ही उद्देश्य है, अस्पताल पहुंचकर अपने स्टाफ के साथ संक्रमितों की प्राणों की रक्षा करना। उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारी जैसी हाइट की लड़कियाँ कम ही दिखती हैं और अगर तुमसे शादी हो जाती है तो हमारी जोड़ी सभी को अच्छी लगेगी। वह कुछ बोलने जा ही रही थी कि अचानक प्लेन के भीतर की सभी लाइट्स ऑन हो गई और अनाउंसमेंट होने लगी कि शीघ्र ही हम मुंबई लैंड करने वाले हैं। कृपया अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। अनाउंसमेंट में उपजे शोर से नीतू की भी आंख खुल गई थी। सभी यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट कसने में जुट गए। प्लेन लैंड होने के बाद जब गंतव्य पर रुका तो सभी ने उतरना शुरू कर दिया। डॉक्टर अनिमेष के चेहरे पर आनंद के भाव थे। काव्या उसे पसंद आ गई थी। अपना बैग केबिन से निकालकर वह पहले निकल गया, क्योंकि पीछे से यात्रियों ने प्लेन के एग्जिट गेट की तरफ खिसकना शुरू कर दिया था। प्लेन से निकलकर काव्या अपनी मम्मी के साथ उसी एग्जिट गेट से बाहर लॉबी में आई तो अनिमेष काव्या के इंतज़ार में रुका हुआ था। तीनों लगभग साथ साथ चलते हुए लगेज कलेक्शन के घूमते पट्टे के पास आए। नीतू वहीं पीछे वेटिंग बेंचों में से एक खाली बेंच पर बैठ गई थी। उन्हें पता था कि चक्कर खाते कैरोसेल पर अपने सूटकेस सामने आने में समय लगता है। उसके पास बैठी विदेशी महिला लगातार खांस रही थी और बीच बीच में उसे एक दो छींक भी आ चुकी थी। लगातार खांसने और छींकने की आवाज़ सुनकर डॉक्टर अनिमेष लपक कर पीछे गया और अपनी जेब से एक फेस मास्क निकालकर नीतू को देते हुए बोला, मम्मी जी आप इसे पहन लीजिए और यहाँ से हटकर उस खाली बेंच पर बैठ जाइए। नीतू उठकर उस विदेशी औरत से दूर एक खाली चेयर पर बैठ गई और अनिमेष अपना ब्रीफ केस लेने के लिए काव्या के पास आकर खड़ा हो गया। अनिमेष और काव्या ने अपने अपने लगेज संभाले। दोनों की आंखें एक बार फिर मिली। दोनों ही मुस्कुराए। फिर एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ते हुए अनिमेष काव्या से बोला, मुझे यह जर्नी हमेशा याद रहेगी। सी यू अगेन। कहते हुए अनिमेष ने अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला और काव्या की तरफ बढ़ाया। काव्या ने हाथ बढ़ाकर कार्ड ले लिया और फिर मुस्कुराते हुए आंखों में से एक सपना लिए अनिमेष को अपने से दूर जाते देखने लगी। अनिमेष ने अपना ब्रीफ केस उठाया और पीछे वेटिंग बेंच पर बैठी नीतू की तरफ हाथ वेव करता हुआ तेजी से एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की तरफ बढ़ गया। सेल्फ सर्विस ट्रॉली पर अपने दोनों सूटकेस और हैंडबैग लिए जब नीतू के साथ काव्या बाहर निकली तो सफ़ेद ड्रेस में ड्राइवर संजू उन्हें रिसीव करने खड़ा था। संजू ने लपक कर काव्या के हाथ से ट्रॉली ले ली और कार पार्किंग की तरफ बढ़ गया। अपने अपने पर्स कंधे पर लटकाए दोनों संजू को फॉलो करते हुए पार्किंग में खड़ी कार में बैठ गई। नीतू ने मास्क निकालकर पर्स में रख लिया था। उन्हें मास्क पहनने में घुटन सी हो रही थी। संजू, सुना है कोरोना वायरस
महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है। हमारे एरिया की पोजीशन क्या है? आपकी हाउसिंग सोसाइटी में तो अभी कोई केस नहीं निकला है, पर हाँ आसपास की दूसरी सोसाइटियों में केसेज हैं। मैडम, आप तो जानती ही हैं कि मेरा परिवार धारावी क्षेत्र में रहता है। वहाँ कोरोना ने कहर बरपा रखा है। मेरे बड़े भाई और भाभी भी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम तो डर के मारे अपनी फैमिली को आपके दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में ले आए थे। सुनते हैं बड़ा खतरनाक वायरस है। पहले गले को जकड़ता है, फिर फेफड़ों को। आदमी तेज बुखार से परेशान होकर दम तोड़ देता है। कहते कहते संजू एकदम चुप होकर ड्राइव करता रहा। कुछ देर खामोश ड्राइविंग के बाद संजू बोला, मैडम, अभी 45 मिनट के बाद मुंबई ही नहीं पूरा भारत अपने अपने घर में कैद हो जाएगा। सबका मूवमेंट बंद। ट्रेनिंग सेंटर की बात सुनते ही उसने करण को फ़ोन लगाया। उधर से ही खुशी भरा स्वर उभरा, हेलो काव्या, वेलकम बैक टू मुंबई। आई वॉज मिसिंग यू। काव्या ने सीधे मतलब की बात पूछी, क्या अपना एविएशन एडवांस स्टडी सेंटर भी क्लोज रहेगा? हाँ। ओ, काव्या के मुंह से निकला। उधर से काव्या की तरफ की खामोशी को समझते हुए करण बोला, ओके काव्या, जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलेगी मैं तुम्हें तुरंत कॉल करूँगा। और हाँ, इस लॉकडाउन में बहुत सावधानी से रहना, अपना ध्यान रखना, बाहर निकलने की सोचना भी नहीं। महाराष्ट्र में यह वायरस बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। सी यू, गुड नाइट। और फ़ोन कट गया। घर पहुँचते पहुँचते काव्या यह समझ चुकी थी कि यह महामारी बहुत खतरनाक है। मेन गेट के ठीक सामने संजू ने कार रोकी। उतरकर पहले नीतू वाली साइड का डोर खुला। नीतू के उतरते ही लपक कर काव्या वाली साइड का डोर खुला। दोनों उतरकर खड़ी हुई तो उनकी नज़र संजू की पत्नी और 14 साल की लड़की पर पड़ी। साफ सुथरे कपड़ों में। संजू जानता था कि मालकिन से ज़्यादा काव्या को साफ सफाई से रहना पसंद है। वे दोनों कार से कुछ दूर पर जाकर खड़ी हो गई थी। संजू ने परिचय कराया, यह मेरी पत्नी सोना और यह मेरी बेटी इच्छा। फिर उसने सोना और इच्छा को आदेश दिया कि अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही है, यह हमारी मालकिन है। वह काव्या बिटिया, बढ़कर दोनों के पैर छुओ। नीतू ने तो अपना पैर छुआ लिए, पर काव्या पीछे हटते हुए बोली, मेरे पैर छूने की ज़रूरत नहीं, बस नमस्ते करो। कहकर वह मेन गेट खुलवा कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। सोना पीछे पीछे थी। संजू ने डिक्की से पहिएदार सूटकेस निकालकर इच्छा को अंदर ले चलने को कहा और बाकी सामान खुद लाया। काव्या तो सीधी फ्रेश होने चली गई थी। नीतू ड्राइंग रूम में अपने उस चिर परिचित सोफे पर बैठ गई थी, जहाँ से उन्हें अपने पति का बड़ा सा तेल चित्र लगातार दिखता रहा। संजू सूटकेसों को उनके निर्धारित स्थान पर रखकर नीतू के सामने आया और अपने दोनों हाथों की हथेलियां आगे फंसाकर खड़ा होते हुए बोला, मालकिन, आपकी और बिटिया के लिए गरम गरम चाय बनवाऊं या कॉफ़ी? सोना सब बनाना जानती है। संजू की बात का उत्तर देते हुए नीतू बोली, काव्या को आने दो, उसकी जो इच्छा होगी वही बना लेना। फिर उन्होंने सोना और इच्छा पर एक गहरी नज़र डाली और संजू से पूछा, क्यों संजू, बर्तन मांजने वाली मंजरी और झाड़ू पोछे वाली आ रही है ना? नहीं मैडम, संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक बाई का घर के अंदर आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। पिछले 4 दिनों में मैंने इन दोनों को सारे काम सिखा और बता दिए हैं। अपने क्वार्टर के गर्म पानी से सवेरे शाम नहाना, हर काम करने से पहले और बाद में हाथ धोना मैंने सिखा दिया है। लेकिन अभी तो इन्होंने हाथ नहीं धोए हैं। इच्छा ने हमारा सूटकेस उठाया, सोना ने मेन डोर का लॉक खोला, दरवाज़ा हाथ से धकेला और तुमने भी एयरपोर्ट पर ट्रॉली छुई, हमारा लगेज छुआ और हाथ कहाँ धोए। काव्या शावर बात लेने के बाद फ्रेश होकर बाथरूम से निकलकर नीतू के पास आकर बैठती हुई बोली। काव्या की बात सुनते ही संजू सकपका गया। वह बाहर बगीचे वाले नल पर जाकर हाथ धोने के लिए इच्छा का हाथ पकड़कर लपका। सोना भी पीछे पीछे जाने लगी तो काव्या सर्विस वॉश बेसिन की तरफ इशारा करते हुए तीनों से बोली, अभी तो वहाँ रखा, साबुन से हाथ धो लो। और सभी करीब 20 सेकंड तक साबुन से हाथ रगड़ रगड़ कर धोएंगे। वे तीनों जब हाथ धोने चली गई तो काव्या माँ के सामने बैठती हुई बोली, माँ आप भी फ्रेश हो लो, मैंने गीज़र ऑन कर दिया है,
साबर बात ले लोगी तो अच्छा लगेगा। मन करे तो गर्म पानी से हाथ मुंह धो लेना। माँ की वहाँ से उठने की इच्छा तो नहीं थी। वह कुछ देर और अपने पति की तस्वीर से मौन बातें कर लेना चाहती थी, पर काव्या की बात थी, सफ़र की थकान भी थी, इसीलिए वे जल्दी फ्रेश होकर आ गई। काव्या की कॉफ़ी पीने की इस समय इच्छा नहीं थी, उसका ग्रीन टी पीने का मन था। इसीलिए सोना को उसके लिए बोलकर उसने माँ से पूछा, आपको भूख तो नहीं लगी है? नीतू ने घड़ी देखी, 12:30 बज चुके थे। वे काव्या से बोली, समय बहुत हो गया है, स्नैक चाय के साथ ले लेते हैं। चाय के साथ थोड़ी स्नैक लेकर काव्या आज नीतू वाले कमरे में ही सो गई। उनके कमरे में जाते ही संजू ने घर का मेन डोर लॉक किया और अंदर के बरामदे से होता हुआ सोना तथा इच्छा के साथ अपने क्वार्टर में जाकर लेट गया। कार उसने गैरेज में खड़ी कर दी थी। सवेरे वातावरण खामोश था। लॉकडाउन का पहला दिन। पक्षियों ने भी मानो चहकना बंद कर दिया था। काव्या ने पूरी सतर्कता के साथ सोना और इच्छा को पूरा दिन कोविड-19 की सावधानियों के साथ साथ कई बार हाथ धोने के निर्देश दिए। संजू का पूरा दिन घर बाहर के सारे उपयोग में आने वाले सरफेस और अपने क्वार्टर के भीतर की वस्तुओं को सैनिटाइजर करने में बीता। लॉकडाउन के 5 दिन ऐसे ही बीते। इसी बीच काव्या ने 2 बार करण से यूनिवर्सिटी के हालचाल लिए। यह पता चलते ही कि यूनिवर्सिटी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है, वह थोड़ी निराश और उदास हो गई। कर भी क्या सकती थी? रोज न्यूज़ चैनल पर भारत और विदेशों में संक्रमण के बढ़ते आंकड़े दिख दिख कर चिंतित होने के। घर के बाहर जाने का सवाल ही नहीं था। अपने कमरे से निकलकर दिन में कई बार माँ के पास भी जाकर बैठी। अपनी कोर्स की किताबों में भी उसका मन नहीं लगा। उसने कई बार एरोप्लेन में अनिमेश के साथ गुजरे पलों को याद किया। माँ को खांसी आनी शुरू हो गई थी, इसीलिए उसका ध्यान अक्सर माँ के स्वास्थ्य की तरफ चला जाता। उन्हें कफ सिरप पिलाकर कुछ देर उनके पास बैठकर उनका मन बहलाती। फिर जब वे नॉवेल हाथ में उठा लेती तो वह वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती। पिता के मरने के बाद उनके अपने कमरे में उनकी यादें हर तरफ मौजूद थीं। माँ ने अपने पलंग के सामने एक आकर्षक युगल चित्र लगवा दिया था, जिसमें वे वर्दी पहने पति के साथ एक आकर्षक बनारसी साड़ी में सजी धजी खड़ी थीं। शुरू में तो कई बार उस चित्र को देखकर किन्हीं यादों में डूब जाती, फिर रोने लगती, पर काव्या की उम्र बढ़ने के साथ सब सामान्य हो गया। पति की यादों से जुड़ा दूसरा तेल चित्र ड्राइंग रूम की दीवार पर उन्होंने लगवा ही रखा था, जिसके सामने पड़ी सोफे पर बैठकर उन्हें न जाने क्यों बड़ी तसल्ली मिलती थी। लॉकडाउन का आज 7वां दिन था। सवेरे जब काव्या माँ के कमरे में रोज की तरह चाय पीने बैठी तो माँ की तरफ देखकर हैरान रह गई। माँ से चाय का घुट सटका नहीं जा रहा था। काव्या ने अपने हाथ में पकड़ा चाय का प्याला स्टूल पर रखा और उनके करीब पहुंचकर उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ मम्मी? गले में खराश हो रही है और चाय का घुट सटका नहीं जा रहा है? नीतू बड़ी मुश्किल से बोल पाई। अगले ही पल अपने हाथ में पकड़ा कप नीचे रखते हुए अपना माथा दबाते हुए बोली, काव्या, सिर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है, लगता है बुखार आ जाएगा। कुछ देर बाद उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होने लगी। तकलीफ की अधिकता के कारण वे बेचैन होने लगी थीं। ऐसी स्थिति देखकर काव्या ने इच्छा को आवाज़ दी। उसकी आवाज़ सुनकर काव्या के साथ किचन में काम करती सोना भी कमरे में आ गई। काव्या ने इच्छा को देखते ही कहा, तुम अपने क्वार्टर जाकर अपने पिता को तुरंत बुला लाओ। फिर वह सोना की तरफ मुड़ते हुए बोली, तुम चाय की कप यहाँ से उठा ले जाओ, फिर आकर माँ के पास 2 मिनट बैठो। मैं अपने कमरे में रखा अपना मोबाइल लाकर डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। इस समय उसने डॉक्टर अनिमेश से ही बात करना उचित समझा। एक बार तो पूरी रिंग बज गई, अनिमेश ने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा भी वही हुआ। उसने बिना हिम्मत हारे तीसरी कॉल लगाई। इस बार कॉल कनेक्ट हो गई। डॉक्टर अनिमेश, मैं काव्या बोल रही हूँ। हाँ, मैं पहचान गया, तुम्हारी आवाज़ तो मेरे जहन में बस चुकी है। उसने अपनी मम्मी का सारांश में हाल बताया, फिर बोली, मैं अपने ड्राइवर के साथ आपके हॉस्पिटल आ रही हूँ।
तुम्हें हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के वातावरण में सारे स्टाफ को घंटों पीपीई किट पहनकर रहना पड़ता है। तुम अपना पता मुझे सेंड कर दो, मैं तुरंत एम्बुलेंस भिजवाता हूँ। डॉक्टर, मैं भी माँ के साथ आना चाहती हूँ। काव्या, यह महामारी बहुत खतरनाक स्टेज पर है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। तुम्हारा आना उचित नहीं है। मुझ पर विश्वास रखो। मेरे रहते तुम्हारी मम्मी का विशेष ख्याल रखा जाएगा। उनके सारे टेस्ट करवाए जाएंगे। जैसा तुमने बताया, सिम्टम्स तो सारे कोविड वाले हैं। मैं एडवाइज़ करूँगा, प्लीज़ तुम जोखिम ना लो। मम्मी को एडमिट कराने के बाद जब उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो उनकी पूरी रिपोर्ट देने में मैं अपनी शिफ्ट ख़त्म होते ही तुम्हारे घर आता हूँ। ओके। काव्या फ़ोन करके पलटी तो सामने संजू खड़ा था। क्या आदेश है बिटिया? मैंने कार सैनिटाइज़र करके बाहर खड़ी कर दी है। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का इंतज़ार करना होगा। लॉकडाउन के कारण प्राइवेट वाहन का मूवमेंट भी बंद है। कहती हुई वह मास्क लगाकर ग्लव्स पहनती हुई माँ के सामने पहुँची। माँ का बुखार पहले से तेज हो गया था। उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वे खांसना चाह रही थी पर खांस नहीं पा रही थी। उनका हाथ बार बार गले पर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका दम घुट रहा हो। काव्या उन्हें गर्म पानी पिलाने का प्रयास कर रही थी। संजू समझ गया था कि यह कोविड का ही अटैक है। करीब 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस अपना सायरन बजाती हुई बंगले की मेन गेट के सामने आकर खड़ी हो गई। एम्बुलेंस के अंदर सक्रिय स्टाफ ने नीतू को अपने कब्जा में लेकर फर्स्ट एड देना शुरू कर दिया। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क किट लगा दी। नर्स अपने काम में जुट गई और उसी एम्बुलेंस में आए स्टाफ में से एक ने घर से बाहर हाउस अंडर आइसोलेशन का पोस्टर चिपका दिया और दूसरी नर्स ने काव्या समेत संजू और उसके परिवार के स्वाब टेस्ट के बाद रैपिड कोरोना टेस्ट सैंपल किए। कुछ देर बाद एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई चली गई। काव्या ने घरों की खिड़कियों से झांकते लोगों पर नजर डाली। उसे अपनी ओर दिखता पाकर सब अपने स्थान से ऐसे हट गए मानो काव्या से नज़र भी मिल गई तो उन्हें भी कोरोना जकड़ लेगा। इसी बीमारी ने तो सभी संबंधों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। ये वही पड़ोसी थे जो पिता के न रहने पर कई दिनों तक माँ को सांत्वना देते आ रहे थे। काव्या ने एक नज़र अपने दरवाजे पर चिपका दिए गए पोस्टर पर डाली। पूरे घर को आइसोलेशन में रख दिया गया था और घर के सदस्यों के मूवमेंट पर पूरी तरह पाबंदी थी। उसने संजू को कार गैरेज में खड़ी कर अपने क्वार्टर में जाने के निर्देश दिए। अपने लिए सोना से पुनः चाय बनाकर लाने को कहा। फिर इच्छा के साथ माँ के कमरे की हर चीज़ को सैनिटाइज करने में जुट गई। कुछ देर बाद उसने ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीते हुए परिस्थितियों का आंकलन किया। जाने क्यों उसे अनिमेष पर विश्वास था। वह जानती थी कि अनिमेष के रहते माँ को सही इलाज मिल जाएगा। कुछ सोचकर उसने मामा जी को माँ के कोरोना संक्रमित होने की खबर देने के लिए फ़ोन लगा दिया। उधर से मामा जी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो काव्या, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ मामा जी, पर माँ को कोरोना का संदेह होने के कारण अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर अनिमेष ने एम्बुलेंस भिजवा दी थी। डॉक्टर अनिमेष का नाम तो मेरे कानों में पहली बार पड़ा है। हाँ, इस बार प्लेन में उससे मुलाकात हुई थी। अच्छी हाइट का हैंडसम डॉक्टर है, बहुत स्मार्ट है। यह तो अच्छा हुआ कि मुंबई एयरपोर्ट पर बिछड़ते समय उसने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दे दिया था। इसीलिए मम्मी की तबीयत बिगड़ते देख मैं उसे फ़ोन लगाकर बात की तो उसने आधे घंटे के भीतर ही अपने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भिजवा दी। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई तो काव्या बोली, मामा मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, यह लो मामी से बात करो और डॉक्टर का मोबाइल नंबर मामी को नोट करा देना। मैं ज़रा तुम्हारी नानी को ये नीतू के बारे में सूचित कर दूँ। काव्या ने अपने दिल का सारा हाल अपनी दोस्त सरीखी मामी को बता दिया। बोली, मामी तुम कहा करती थी ना कि लंबी लड़कियों को शादी के लिए लंबे लड़के मुश्किल से मिलते हैं, पर मुझे तो आराम से सुंदर लड़का मिल गया।
वह भी डॉक्टर। कुछ देर और बातें करने के बाद डॉक्टर अनिमेश का कॉल अपने मोबाइल पर फ्लैश होती देखकर उसने मामी वाली कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अनिमेश की कॉल को रिसीव करी। अनिमेश ने बताया, काव्या, तुम्हारी माँ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें एडमिट करके ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। मैं ड्यूटी ऑफ होते ही अपने घर जाकर नहा धोकर तुमसे मिलकर माँ का बाकी हाल बताऊंगा। कॉफ़ी तो मिलेगी ना पीने को? ऑफ कोर्स, तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और हाँ, शायद मेरी मामा का फ़ोन तुम्हारे पास आए। माँ का हाल चाल पूछेंगे, तुम डिटेल से सब बता देना। ठीक है, बता दूंगा, लेकिन मामा को चिंता में डालने की क्या ज़रूरत थी? इस लॉकडाउन में कोई भी आ जा सकता तो है नहीं, बस अपने लोग सुनकर परेशान ज़रूर हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं उनकी कॉल अटेंड कर लूँगा। तुम उनका नेम कार्ड मुझे सेंड कर देना। ओके। काव्या ने फ़ोन काट दिया। वह सोचने लगी, किसी कारण माँ को कुछ हो गया तब वह क्या करेगी। इस विचार ने भी उसको घेरा, परंतु उसने तुरंत अपने सिर को झटका। शाम ढलते ही अनिमेश हॉस्पिटल की वैन से काव्या से मिलने और नीतू का हालचाल बताने आ गया। काव्या को पूरा विश्वास था कि अनिमेश उससे मिलने ज़रूर आएगा, इसीलिए आज न जाने क्यों उसने अपने को कुछ ज़्यादा ही आकर्षक बना लिया था। सुंदर तो वह थी ही, और बस हल्की मेकअप के साथ बालों के स्टाइल ने उसे मोहक बना दिया था। बेल बजते ही उसने इच्छा को निर्देश दिए और कहा, आने वाला अगर अपना नाम डॉक्टर अनिमेश बताए तो सीधे ड्राइंग रूम में लाकर बिठा देना, और हाँ, उनके हाथ जरूर सैनिटाइज करवा लेना। इच्छा ने ऐसा ही किया। अनिमेश को थोड़ा इंतज़ार करवाकर काव्या ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए मुंह से गले की तरफ मास्क सरका कर पूछा, वेलकम डॉक्टर, मामा कैसी हैं? अपने मुंह और नाक पर चढ़ाया मास्क नीचे सरकाते हुए अनिमेश बोला, कोरोना का ही अटैक है। उस दिन एयरपोर्ट पर वो जिस फॉरेन लेडी के पास बैठी थी ना, मुझे पूरा विश्वास है कि उसी से उन्होंने वायरस कैरी किया है, लेकिन तब से तो 7 दिन हो गए। आज कैसे इसका अटैक हो गया? काव्या, यही तो कठिनाई है कि इस वायरस का अटैक तुरंत नहीं होता। 10 दिन के भीतर यदि शरीर में नहीं मरा तो कभी भी अटैक कर सकता है। इसमें हर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत काम करता है। वैसे ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। तुम सबकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी मैंने जल्दी मंगवाई है। और डॉक्टर, यदि काव्या कुछ कहना चाहती थी, पर अनिमेश बोल पड़ा, काव्या, तुम मुझे केवल अनिमेश पुकार सकती हो। डॉक्टर तो मैं हॉस्पिटल के लिए हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। फिर मेरे लिए तुम क्या हो? काव्या ने बेबाकी से पूछा तो अनिमेश मास्क उतार कर मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो केवल मित्र। हो सकता है आगे चलकर कुछ हो जाऊं, और कुछ नहीं हो पाए तो तब की तब देखी जाएगी। पर यह बात तो सच है, प्लेन में हुई तुम्हारी दोस्ती ने मेरी राह आसान कर दी। मेरे अरमान तुम्हारे जैसी ही लड़की से शादी करने के थे, और तुम्हें देखते ही मन तुम्हें चाहने लगा। अनिमेश, पहले माँ का ठीक होना ज़रूरी है, दूसरे उन्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। शादी होती भी है तो मैं उन्हें अपने साथ ही रखना चाहूँगी। शादी तभी करूँगी जब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। इसी बीच इच्छा कॉफ़ी और स्नैक्स रख गई। सेंटर टेबल के इस पार सोफे पर काव्या बैठी थी और दूसरी तरफ अनिमेश। दोनों के बीच मतलब भर की दूरी थी। मास्क गले की तरफ सरका कर दोनों चुपचाप कॉफ़ी पीते रहे। काव्या ने स्नैक्स की प्लेट अनिमेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कुछ लो ना, पर अनिमेश ने मना कर दिया। कॉफ़ी ख़त्म हुई थी कि अनिमेश का फ़ोन बज उठा। कॉल रिसीव करते ही वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना होगा, एक सीरियस केस आ गया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी अनिमेश। काव्या के मुंह से यह शब्द सुनकर अनिमेश के माथे पर कुछ देर को चिंताएं उभरी। फिर उसने मास्क लगे ही कहा, ओके, तुम्हारे लिए पीपीई किट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जोखिम भी पूरा है, लेकिन चलो चलते हैं। मैं अपनी रिस्क पर तुम्हें साथ ले चलता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा कर उसी वैन से वापस भिजवा दूँगा।
हॉस्पिटल की पिकअप वैन को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल के वैन ड्राइवर को काव्या के साथ पीछे की सीट पर बैठे अनिमेश ने कुछ निर्देश दिए। उसने कुशलता के साथ वैन को हॉस्पिटल वाली रोड पर डालकर स्पीड बढ़ा दी। रास्ते में काव्या ने पूछा, अनिमेश, ये बताओ कि यदि मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई तो क्या करोगे? तब सबसे पहले सारे मरीजों को छोड़कर हम तुम्हारा इलाज करेंगे, और तभी भी मैं ना बच पाई तो? उसके इतना कहते ही अनिमेश ने उसके होठों पर अपने हाथ रख दिए और बोला, अब तुम्हें मेरे लिए ही जीना है काव्या, और मुझे तुम्हारे लिए। ग्लव्स में लगे सैनिटाइज़र की हल्की सी महक काव्या की नाक में घुस गई, और कोई वक्त होता तो वो सैनिटाइज़र की महक बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन इस समय उसे वो महक अच्छी लगी। हॉस्पिटल में अंदर ले जाने से पहले अनिमेश ने काव्या के लिए पीपीई किट की व्यवस्था करके उसे सिक्योर किया। माँ के पास 1 घंटा बिताकर काव्या संतुष्ट सी जब घर वापस आ रही थी तो उसे फिर लगा कि उसकी धड़कनों में सुर वास्तव में पहले जैसे नहीं रहे, संगीतमय हो गए हैं। जरा सी मुलाकात में ही उसने माँ को बता दिया था कि वह अनिमेश से प्यार करने लगी है, और मामी को भी फ़ोन पर उसने बता दिया है कि उसने लड़का पसंद कर लिया है। अनिमेश उसके बाद 2 बार और काव्या से मिलने आया, और हर बार काव्या ने चाहा कि वो मास्क और दूरी का डर छोड़कर अनिमेश के सीने से चिपक जाए, पर ऐसा हो ना सका। अनिमेश को भी हॉस्पिटल में थोड़ी फुर्सत मिलती तो वो भी काव्या को फ़ोन लगा देता और प्यार भरी बातें करता, फिर बताता कि उसकी माँ अब खतरे से बाहर है। इस बीच नानी और मामा मामी के फ़ोन भी आते रहे, और माँ के कोरोना संक्रमण से बचकर घर आने की बात सुनी तो सबसे पहले नानी का फ़ोन आया। काव्या बेटी, मन तो कर रहा है कि तुम्हारे पास हम सब पहुँच जाए, पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि लॉकडाउन में कहीं निकल ही नहीं सकते। तुम अपना ध्यान रखना। जब माँ कोरोना महामारी की जंग जीतकर विजयी भाव के साथ घर लौटी तो काव्या ने उनके कमरे में आराम करने की व्यवस्था करके उन्हें बेड पर लिटाने के बाद पूछा, मम्मा, अनिमेश साथ में नहीं आए? हाँ, वो नहीं आ पाया। मुझे घर भेजने की सब व्यवस्था तो उसी ने ही कर दी थी, पर चलते समय उससे मुलाकात नहीं हो पाई। सुनते ही काव्या ने अनिमेश को फ़ोन मिलाया, पर वह स्विच ऑफ आया। पिछले 4 दिन से यही हो रहा था। 2 बार तो नर्स ने बताया कि मैडम, डॉक्टर किसी से नहीं मिल सकते। माँ तो घर आ गई। ट्रेनिंग सेंटर के शीघ्र खुलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लॉकडाउन के कारण वो घर से कहीं निकल तो सकती नहीं थी। अनिमेश ने फ़ोन उठाना बंद क्यों कर दिया? अस्पताल में ज़्यादा बिजी हो गया है क्या? केसेस भी तो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यही सब सोचकर वो अपने को तसल्ली देती रही। इसी बीच जब नानी का फ़ोन आया तो अपने मन की बात बताते हुए उसने कहा, नानी, आप और मामी अक्सर कहते थे कि अब और लंबी मत हो जाना, वरना बड़ी मुश्किल से लड़का मिलता है, और अब जब मैंने लड़का पसंद कर लिया है तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। नानी, मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर, बस उसे भूल जा, क्योंकि मेरा अब तक का अनुभव कहता है कि हर डॉक्टर चाहता है कि उसका ब्याह डॉक्टर लड़की से हो, क्योंकि किसी और प्रोफेशन की लड़की से उसका रूटीन मेल नहीं खाता है। फिर तेरे मामा मामी भी यही चाहते हैं कि जब तुझे आर्मी ज्वाइन करनी है तो तू एक सिविल डॉक्टर से कैसे तालमेल बैठा पाएगी। बेचैनी में उसने मामा मामी से अगले दिन बात करी। उन्होंने भी उसे समझाया कि हाइट इत्यादि की बात तो ठीक है, पर जब तू पायलट अफसर बनकर मिलिट्री ज्वाइन कर लेगी तब क्या होगा? तू अनिमेश को भूल जा। पर काव्या ने वास्तव में अनिमेश को अपना दिल दे दिया था, और उसने अपनी किताब अनिमेश के सामने खोल दी थी। इसीलिए वो उसे बंद करने के मूड में नहीं थी, बल्कि जब माँ के मुंह से भी उसने शब्द सुने कि बेटी, अभी तो तेरी पढ़ाई बाकी है और तेरा सपना भी अधूरा है, फिर मामा मामी और तेरी नानी भी नहीं चाह रहे हैं तो अनिमेश की तरफ से ध्यान तू हटा ले। लेकिन काव्या, जिसकी धड़कनों की सुर बदलने के बाद इतने मधुर हो चले थे कि जिन्हें अब वो किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहती थी, उसका किसी काम में मन लगना बंद हो गया। वो अपने कमरे में बंद रहने लगी। मामा मामी और नानी से उसने बात करना बंद कर दिया।
बस कभी कभी अनिमेश के नंबर पर फ़ोन लगा लेती, लेकिन इधर से लगातार स्विच ऑफ पाकर वो अजीब सी उलझन में घिर जाती। लॉकडाउन का दूसरा दौर भी शुरू हो गया। माँ को घर आए हुए 15 दिन हो गए थे। तभी उसकी मोबाइल पर एक मैसेज चमका। काव्या, कैसी हो? आज मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। असल में लोगों की बीमारी दूर करते करते मैं खुद संक्रमित हो गया था। किसी से मिल नहीं सकता था। मोबाइल भी मुझसे दूर कर दिया गया था। आज 15 दिन बाद जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। इसी बीच हर पल हर दिन तुम्हें याद करता रहा। काव्या ने जवाब में तुरंत अनिमेश को मैसेज न करके कॉल लगा दी और कहा, जब तुम्हारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी तब तो माँ हॉस्पिटल में थी। उन्हें बता देती तो मैं इतने दिन परेशान होकर रोती न रहती। इसका मतलब है कि माँ ने तुम्हें नहीं बताया? जिस समय मेरी रिपोर्ट आई थी उस समय तो मैं तुम्हारी माँ के पास ही बैठा था, क्योंकि वो मेरे ही मोबाइल से मामा जी से बातें कर रही थी। और मामा जी को भी उन्होंने ये खबर दे दी थी कि जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था वह खुद संक्रमित हो गया है। फिर मेरी रिपोर्ट आने के बाद मुझे वहाँ से तुरंत हटाकर अन्य चेकअप के लिए ले जाया गया। तब भी मोबाइल उनके पास ही मैं छोड़ गया था। काव्या का माथा ठनका। उसने अनिमेश से कहा, तुम अपना ध्यान रखो, मैं कुछ देर में तुम्हें फ़ोन लगाती हूँ। ओह, तो इसका अर्थ है कि मम्मी और मामा दोनों जानते थे कि अनिमेश कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तभी मुझसे ये बात छिपाकर ऐसी बातें की जा रही थी। उसे भूल जाओ। मिलिट्री और सिविलियन की लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। लंबे लड़के और मिल जाएंगे। उसे सबसे ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था कि माँ ने उससे यह बात छिपाई। इसीलिए वह तेज़ी से माँ के कमरे में गई। माँ स्वस्थ लग रही थी और नॉवेल पढ़ने में व्यस्त थी। उनके पास पहुंचकर वह आदेश में बोली, माँ, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे इतने गुस्से में क्यों हो? किस उम्मीद की बात कर रही हो मेरी प्यारी बेटी? यही तुम्हारा बेटी के प्रति प्यार है कि जिस डॉक्टर ने तुम्हारी संक्रमण से जान बचाई उसके खुद संक्रमित होने के बाद तुमने मुझसे छिपाई। क्यों माँ, क्यों? बेटी, तेरे मामा और नानी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने क्यों मना किया? क्योंकि तेरी नानी और मामा का सोचना था कि मिलिट्री परिवार में पली बड़ी लड़की उसी परिवेश में ही खुश रह सकती है। दूसरे इस उम्र में कोरोना पॉजिटिव लड़के से शादी के पक्ष में नहीं थे वे। उनका सोचना था कि इस खतरनाक वायरस से अगर तू भी संक्रमित हो गई तो तेरा भविष्य भी चौपट हो सकता है। वाह मम्मी वाह, बड़ा अच्छा तर्क देकर तुम्हें समझा दिया नानी और मामा ने, और तुम समझ भी गई। लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि जब तुम इतने खतरनाक वायरस के प्रभाव में आने के बाद भी बचकर आ सकती हो तो डॉक्टर क्यों नहीं? माँ, तुम सब भले ही कुछ भी सोचो, पर अब मैं अनिमेश के साथ ही बिताऊंगी और उसके साथ ही मरूंगी। तुम नानी और मामा को बता देना और कह देना कि काव्या जिन सपनों को देखती है उन्हें पूरा भी करना जानती है। मैं आज से मामा और नानी से कोई बात नहीं करूंगी। कहती हुई काव्या माँ के कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। उसने अनिमेश को फ़ोन लगा दिया। बोली, आज तुमसे एक वादा लेना है। कैसा वादा? अनिमेश ने उधर से पूछा। यही कि तुम वास्तव में मुझसे ही शादी करोगे। हाँ, तुम ही से करूँगा। ठीक होने के बाद कोई और पसंद तो नहीं आएगी? एक डॉक्टर होने के नाते मुझे इतनी फुर्सत कहाँ मिलेगी जो तुम जैसी लड़की ढूंढता फिरूं। तो यह बताओ कि कब तक ठीक हो रहे हो? ठीक तो हो गया हूँ, बस तीसरी और रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। पर ऐसी बातें तुम आज क्यों कर रही हो? ठीक है काव्या, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर अभी तो शादी और ऐसे सारे फंक्शन बंद हैं। जब सब कुछ ओपन होगा सबसे पहले हम शादी करेंगे। लॉकडाउन ख़त्म हो गया। अनिमेश ठीक होकर फिर संक्रमितों की सेवा में जुट गया। अभी तक लगभग रोज़ ही दोनों की फ़ोन पर बातें होती थीं। अनलॉक 1 में दोनों एक पार्क में सारी सावधानियों के साथ मिले। एक दिन माँ ने बताया कि बेटी, मामा और नानी तुझसे बात करना चाहते हैं। ऐसी भी क्या जिद है? क्या तू सदा के लिए उनसे रूठी रहेगी? मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। नानी से भी नहीं? नहीं।
तू अपना बचपन भूल गई जब नानी की गोद में चढ़कर बैठ जाती थी और हर जिद पूरी करवा लेती थी। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, उनकी गोद में नहीं बैठ सकती। ठीक है, अब तू बड़ी हो गई है और यह जान ले कि बड़ी होने पर उन्हें फ़ोन करना भी गोद में बैठने के बराबर है। तू बात करेगी तो शायद वो तेरी यह भी बात मान जाए। देख, मैं अपने मोबाइल से उन्हें फ़ोन लगाती हूँ, तो अपनी बात तो कह के देख। फिर तेरे मामा मामी भी कल वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। कहते कहते नीतू ने अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया और उधर से हेलो की आवाज़ सुनते ही काव्या को फ़ोन पकड़ा कर बोली, बेटी, नानी तुझसे बात करना चाह रही हैं। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उसने नानी से बात करनी शुरू की। हाँ नानी, बोलो, क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर तेरा रूठना नहीं। पता है, तेरी आवाज़ सुने पूरा 1 महीना हो गया है। मुझसे बता, तू क्या चाहती है? तुझे पता है कि तेरी खुशी ही हम सब की खुशी है। पर नानी, आप सब तो मेरी खुशी मुझसे छीनना चाहते हो। हाँ, मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गए थे। फिर लगा कि मेरा जीवन अब रह ही कितना गया है, मैं क्यों अपनी इच्छाएं तुझ पे मढ़ूं। इसीलिए तो जिसे चाहती है उसी से तेरी शादी होगी। तेरे मामा को भी मैंने समझा दिया है, वे भी तैयार हो गए हैं। बस सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तब हम सबका पहला काम तेरी धूमधाम से शादी है। ओ नानी, मेरी प्यारी नानी। काव्या खुशी और आवेश में मोबाइल चूमती चली गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।